तो कभी सोचा है कि बिडली या टाइनी यूआरएल जैसी सर्विसेज इतने लंबे और मुश्किल दिखने वाले वेब एड्रेस को छोटे, आसान से लिंक्स में कैसे बदल देती हैं? आज हम इसी की इंजीनियरिंग को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि एक ऐसा यूआरएल शॉर्टनर सिस्टम कैसे डिजाइन किया जाता है जो लाखों करोड़ों लोगों का लोड संभाल सके। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का सफर 5 हिस्सों में बटा है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि यूआरएल शॉर्टनर आखिर है क्या। फिर हम इसकी नींव रखेंगे, यानी इसका बेसिक आर्किटेक्चर देखेंगे। इसके बाद हम पर्दे के पीछे के जादू को समझेंगे कि ये काम कैसे करता है। फिर हम देखेंगे कि जब ये सर्विस पॉपुलर हो जाती है तो इसे स्केल कैसे किया जाता है। और आखिर में हम कुछ ऐसे ज़रूरी डिज़ाइन फैसलों पर बात करेंगे जो एक अच्छे सिस्टम को एक बेहतरीन सिस्टम बनाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, ये चीज असल में करती क्या है? सोचिए वो कौन सी बुनियादी प्रॉब्लम है जिसे यूआरएल शॉर्टनर्स सॉल्व करते हैं। कभी इस बात पर गौर किया है कि कैसे एक लंबा चौड़ा अजीब सा वेब एड्रेस एक छोटे से आसानी से शेयर हो जाने वाले लिंक में सिमट जाता है? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो एक यूआरएल शॉर्टनर बस एक ऐसी सर्विस है जो एक लंबे यूआरएल को इनपुट की तरह लेती है और उसके बदले में एक छोटा, एकदम यूनिक कोड या एलियस बना के देती है। जब भी कोई उस छोटे लिंक पर क्लिक करता है तो वो उसे सीधे ओरिजिनल लंबे वाले एड्रेस पर पहुंचा देती है। बस सुनने में बहुत सिंपल है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। ठीक है, अब जब हम ये जान गए हैं कि ये क्या करता है, तो चलिए एक सिस्टम इंजीनियर वाला चश्मा पहनते हैं। इस पूरे सिस्टम का एक ब्लूप्रिंट बनाने के लिए हमें किन कंपोनेंट्स और किन नियमों की जरूरत पड़ेगी? किसी भी अच्छे सिस्टम को बनाने से पहले उसकी ज़रूरतें समझना बहुत ज़रूरी है। फंक्शनल ज़रूरतें तो बिल्कुल साफ है। पहला, एक छोटा यूआरएल बनाओ और दूसरा, उस छोटे यूआरएल से वापस ओरिजिनल पर भेजो। लेकिन असली खेल तो नॉन फंक्शनल ज़रूरतों में है। सिस्टम को बहुत तेज होना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्लो लिंक पर इंतजार नहीं करना चाहता, राइट? इसे हाईली अवेलेबल होना चाहिए, मतलब ये कभी डाउन न हो। और सबसे ज़रूरी, इसे स्केलेबल होना चाहिए ताकि ये लाखों करोड़ों रिक्वेस्ट को आराम से संभाल सके। चलिए अब इसके आर्किटेक्चर को एक कहानी की तरह समझते हैं। सबसे पहले है क्लाइंट, यानी हम और आप जो रिक्वेस्ट भेजते हैं। वो रिक्वेस्ट सबसे पहले एक ट्रैफिक पुलिस से मिलती है, जिसे हम लोड बैलेंसर कहते हैं। इसका काम है ट्रैफिक को अलग अलग बैकएंड सर्वरों पर भेजना ताकि कोई एक सर्वर ओवरलोड ना हो जाए। अब सर्वर के पास दो बहुत खास मददगार हैं। एक है कैश, जो कि उसकी सुपरफास्ट मेमोरी है, और दूसरा है डेटाबेस, जहां सारा डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। इस पूरे सिस्टम के अंदर आने जाने के दो मेन दरवाजे हैं, जिन्हें हम तकनीकी भाषा में एपीआईज कहते हैं। पहला दरवाजा है पोस्ट रिक्वेस्ट का। ये तब इस्तेमाल होता है जब हमें एक नया छोटा यूआरएल बनवाना होता है। और दूसरा दरवाजा है गेट रिक्वेस्ट का। ये तब खुलता है जब कोई उस छोटे लिंक पर क्लिक करता है और सिस्टम को उसे उसकी असली मंजिल तक पहुंचाना होता है। तो चलिए अब असली जादू को देखते हैं। जब कोई लिंक छोटा किया जाता है या उस पर क्लिक किया जाता है तो पर्दे के पीछे असल में होता क्या है। आइए इसके राइट पाथ और रीड पाथ को समझते हैं। इसे हम कहते हैं राइट पाथ, मतलब डेटा लिखने का रास्ता। ये बहुत सीधा है। आप एक लंबा यूआरएल हमारे सिस्टम को देते हैं। हमारा सर्वर उसके लिए एक अनोखा छोटा सा कोड बनाता है। फिर वो इस जोड़ी को, यानी लंबे यूआरएल और छोटे कोड को, अपने डेटाबेस में सेव कर लेता है। और आखिर में वो नया छोटा यूआरएल आपको वापस दे देता है। सिंपल। अब आता है वो हिस्सा जहां स्पीड ही सब कुछ है, रीड पाथ। जब कोई उस छोटे लिंक पर क्लिक करता है, सर्वर सबसे पहले अपनी सबसे तेज मेमोरी यानी कैश में झांकता है। अगर ओरिजिनल यूआरएल वही मिल गया तो बूम, यूजर को तुरंत रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। अगर और सिर्फ अगर वो कैश में नहीं मिलता, तब सर्वर डेटाबेस तक जाता है, वहां से यूआरएल निकालता है और हाँ, उसे भविष्य के लिए कैश में डाल भी देता है। इस बात को ऐसे समझिए, एक लिंक बनता तो एक ही बार है, लेकिन उस पर क्लिक हजारों, लाखों, जो करोड़ों बार भी हो सकता है। इसीलिए हम इसे रीड हैवी सिस्टम कहते हैं। और यही वजह है कि कैशिंग इस पूरे सिस्टम की जान है। ये डेटाबेस पर से भारी बोझ हटाता है और यूजर्स को बिजली की तेजी से रीडायरेक्शन देता है। तो ठीक है, हमारा सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन क्या होगा अगर ये बहुत ज्यादा सफल हो जाए? मतलब जब एक छोटा सा प्रोजेक्ट एक ग्लोबल सेंसेशन बन जाता है, तो आपके सामने बिल्कुल नई तरह की चुनौतियां आकर खड़ी हो जाती हैं।
जरा सोचिए, क्या होता है जब कोई लिंक वायरल हो जाता है? अचानक से उस एक लिंक पर लाखों क्लिक्स आने लगते हैं। इन्हें हम सिस्टम डिजाइन की भाषा में हॉट कीज कहते हैं। और ये एक ही सर्वर पर इतना दबाव डाल सकते हैं कि वो बैठ जाएं। तो हम इस स्थिति को कैसे संभालते हैं? इस ट्रैफिक की सुनामी से निपटने के लिए हमारे पास कई तरकीबें हैं। हम लोड को बांट देते हैं। कैश शॉर्टिंग का मतलब है कि हम डेटा को अलग अलग कैश सर्वरों में बांट देते हैं। कैश रेप्लिकेशन से हम उस एक वायरल लिंक की कई कॉपियां बनाकर अलग अलग सर्वरों पर रख देते हैं। और CDN यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क तो और भी स्मार्ट है। वो उस लिंक को दुनिया भर के सर्वरों पर कैश कर देता है ताकि यूजर्स को उनके सबसे करीबी सर्वर से जवाब मिल जाए। एक और बड़ी चुनौती, हम ये कैसे पक्का करें कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान को एक जैसा तेज एक्सपीरियंस मिले, चाहे वो भारत में हो या ब्राजील में? इसका एक ही जवाब है, ग्लोबली सोचो और ग्लोबली काम करो। हम अपने सर्वर और डेटाबेस को अलग अलग महाद्वीपों पर तैनात करते हैं। फिर एक बहुत स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोलर, जिसे GeoDNS कहते हैं, वो ये पता लगाता है कि रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है और उसे उसके सबसे करीबी डेटा सेंटर पर भेज देता है। इससे क्या होता है? डेटा को कम दूरी तय करनी पड़ती है और आपको मिलती है बेहतरीन स्पीड। अब तक हमने बड़ी बड़ी बातें की, पर अब बात करते हैं उन छोटी छोटी लेकिन बेहद जरूरी बारीकियों की जो एक साधारण डिजाइन को एक प्रोफेशनल और मजबूत सिस्टम में बदल देती हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी फैसला लेना होता है, 301 रीडायरेक्ट इस्तेमाल करें या 302। देखिए, 301 परमानेंट होता है, मतलब ब्राउजर उसे हमेशा के लिए याद कर लेता है। इससे हमारा काम तो हो जाएगा, लेकिन हम हर क्लिक को ट्रैक करने की ताकत खो देंगे। इसलिए हम 302 रीडायरेक्ट चुनते हैं, जो कि टेम्पररी होता है। ये पक्का करता है कि हर रिक्वेस्ट हमारे सर्वर से होकर गुजरे, जिससे हम हर क्लिक का हिसाब रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर लिंक को एडिट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब एक बड़ा सवाल, हम अरबों यूनिक शॉर्ट कोड कैसे बनाएं, वो भी बिना किसी टकराव के? इसका तरीका बहुत ही एलिगेंट है। डेटाबेस में हर नई URL को एक यूनिक नंबर मिलता है, जैसे 1 2 3 4 और ऐसे ही आगे। फिर हम इस नंबर को बेस 62 एनकोडिंग नाम की एक तकनीक से बदल देते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम नंबरों को एक नई भाषा में ट्रांसलेट कर रहे हैं, जिसमें A से Z, A से Z और 0 से 9 तक के अक्षर होते हैं। इससे हमें एक छोटा, पढ़ने लायक और 100% यूनिक कोड मिल जाता है। और इस तरीके की ताकत का अंदाजा है, सिर्फ 6 कैरेक्टर के कोड का इस्तेमाल करके हम 56 अरब से भी ज्यादा यूनिक URL बना सकते हैं। जी हाँ, 56 बिलियन। ये एक इतनी बड़ी संख्या है कि ज्यादातर सर्विसेज के लिए ये कभी खत्म ही नहीं होगी। हमें हर क्लिक को ट्रैक तो करना है, पर हम इस ट्रैकिंग की वजह से यूजर के रीडायरेक्ट को 1 मिलीसेकंड के लिए भी धीमा नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं? हम ये काम एसिंक्रोनस तरीके से करते हैं। मतलब रीडायरेक्ट तो फौरन हो जाता है और उसी वक्त क्लिक की जानकारी एक मैसेज क्यू नाम की वेटिंग लिस्ट में डाल दी जाती है। बाद में हमारे बैकग्राउंड वर्कर्स आराम से उस डेटा को प्रोसेस करते रहते हैं, बिना यूजर की एक्सपीरियंस पर कोई असर डाले। तो चलिए, सब कुछ एक साथ जोड़कर देखते हैं। हमारे इस बेहतरीन URL शॉर्टनर के मुख्य स्तंभ क्या हैं? 2 बिल्कुल सिंपल APIs, पोस्ट और गेट। यूनिक कोड बनाने के लिए बेस 62 एनकोडिंग, बिजली जैसी तेजी के लिए कैशिंग, फ्लेक्सिबिलिटी और एनालिटिक्स के लिए 302 रीडायरेक्ट और परफॉर्मेंस बनाए रखने के लिए एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग। यही है एक वर्ल्ड क्लास सिस्टम का पूरा खाका। और अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाता हूँ। ये सिस्टम सिर्फ लिंक्स को एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेज रहा, ये डेटा इकट्ठा कर रहा है। तो रीडायरेक्ट करने के अलावा ये और क्या-क्या ट्रैक कर सकता है? सोचिए जरा, A/B टेस्टिंग के बारे में, मार्केटिंग कैंपेन की परफॉर्मेंस के बारे में या यूजर के बर्ताव को समझने के बारे में। संभावनाएं वाकई अनंत है।